हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, और ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक मोल्स के बारे में बात करेंगे कि मोल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत बेसिक से पार्ट है केमिस्ट्री का, और बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बट इमेजिन नहीं कर सकते आप, हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आप इजी क्वेश्चंस को भी गलत करते हो, तो हमें ना वो अवॉइड करना है। मैं ये सारी वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में बना रहा हूँ। आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को जैसे जैसे टाइम मिलता जाए, और साथ में लास्ट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसको क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो आप ट्राई करना कि साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी जो मैं यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा और जो आपको नोट्स में मिलेंगे, जैसे ही मूल कॉन्सेप्ट खत्म होगा मैं आपको 200 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट दूंगा। उसको आपको सॉल्व करना है ताकि आपका पूरा बेसिक स्क्रैच से लेके टॉप तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। और इससे आप किसी भी एग्ज़ाम में, मेंस में, नीट में, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो अच्छे से दे सकते हो। मेंस का लेवल और नीट का लेवल ऑलमोस्ट बराबर होगा। आप इस एग्ज़ाम, इस नोट्स के अलावा आई लाइक 95% क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसके बाहर नहीं आएंगे। एक्सेप्ट अपने पास 4-5 क्वेश्चन होते ही हैं जो अपने पास थोड़े से ऊपर नीचे होंगे। तो उतना बड़ा धुरंधर मास्टर मैं हूँ नहीं कि मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई 100% मेरे ही आएंगे। तो सब लोग ट्राई करना कि यार क्वेश्चंस करते चले साथ में, जितनी क्लास में क्वेश्चंस कराऊँ। कुछ बेसिक रूल्स बताता हूँ क्लास के, क्या करना है हमें। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो उसको रोकना है, वीडियो को पॉज करना है, आपको रोक के सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मेरे आंसर को देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आंसर देखना शुरू कर दिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सीखोगे ही नहीं। यही गलती देखो, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, आप ये वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब कि आप क्लास में नहीं बैठे हो या क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जब वीडियो को देख रहे हो तो उस टाइम भी प्रॉपरली, जैसे आप क्लास में करते हो आप कॉपी पे लिख के करो। साइंस को पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि आप कॉपी पे लिख लिख के पढ़ो। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ऐसे लाइक कोई आप मूवीज़ नहीं देख रहे हो कि आप स्क्रीन देख से देख रहे हो, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा बोल रहा है टीचर, अच्छा देखने में लग रहा है, अच्छा कॉपी लिखी है, राइटिंग ख़राब है, कमेंट नहीं कर रहे हो आप, इसके ऊपर कमेंट्री नहीं करनी है आपको। आपको अपना रिजल्ट सिक्योर करना है। तो रिजल्ट सिक्योर करने के लिए आप सब लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि आप सभी लोग क्या करेंगे कि वीडियोज़ को पॉज कर करके जब भी आपको लगेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के बाद आपके पास 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो नीट में आए हो चाहे मेंस में आए हो, मैं उन सबको पुट करूँगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट के, जब मूल कॉन्सेप्ट लास्ट होगा तो वहाँ पे मैं 200 क्वेश्चंस के करीब आपको असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेना। आपके एग्जाम्स जब भी हों आप इसकी टेंशन मत लो, देखो बेसिक्स आते होंगे तभी आप एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो रिवीजन करते रहिए। आपको लगता है कि यार थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा लीजिए, बट प्लीज़ एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में रिवीजन होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के फॉर्म में रिवीजन होंगे, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में रिवीजन होंगे। तो ट्राई कीजिएगा साथ साथ बने रहने की। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते। ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि अपने पास मूल कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, बहुत डरावना सा, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। 9th क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था सबसे बेसिक सी चीज़, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो एटम और मॉलिक्यूल को देखूँ तो एटम और मॉलिक्यूल को शायद मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पे। तो एटम्स को देखो तो आप सिंपल कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे बेसिक फॉर्म जो होगा, सबसे बेसिक फॉर्म डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर किसी भी चीज़ को तोड़ते जाओ सबसे बेसिक चीज़ जो मिलती है वो एटम मिलती है। ठीक है, डाल्टन ने बोल दिया कि इनडिविजिबल है, लेकिन आज के टाइम पे आपको ही पता है एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर भी आप क्वार्क्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एटम आज के टाइम पे डिविजिबल है, लेकिन उस टाइम पे हम सिंपल सा एक बात बोले तो अगर एटम हमारी लाइफ में सबसे बेसिक सा यूनिट है जिससे सब कुछ मिलकर बना है। अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो आप समझो कि सेल है आपके पास, सबसे बेसिक सा यूनिट है। अलग अलग बात है कि सेल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सबसे बेसिक यूनिट सेल को मान के चल रहे हो। वैसे ही यहाँ मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटम का एग्रीगेशन मतलब एक एटम से ज़्यादा हुआ उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल बोल देंगे। अब एक एटम से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितना भी होगा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ आप समझने की कोशिश करना कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि आगे जाकर क्वेश्चन जब बनेंगे ना तो तुम इसमें ही कन्फ्यूज रहोगे। जैसे मेरे साथ अपने पास देखो, अगर मैं ऐसा कहीं बोलता हूँ कि मेरे पास अपने पास C6H12O6 है, अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ अपने पास, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप देख के पहचान गए होगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोल सकता हूँ कि इसके एक मॉलिक्यूल में 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप ये बोल सकते हो, बता सकते हो। अगर आप ये बोल सकते हो, बता सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ सर ये मुझे आता है, तो आप समझ जाओ, आप इतनी बेसिक चीज़ अगर आपको आती है ना, आप एटम्स, ये सर एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, आप एक मॉलिक्यूल के अंदर आप
ये सारी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप ये इतना बेसिक चीज़ बता सकते हो ना, तो आप समझ जाओ कि केमिस्ट्री आपके हाथ की है। समझ जाओ, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं इस टाइम पे, अब इस समझ पे आ रहा है, तो मतलब आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा विश्वास रखो और चीज़ों को आगे देखते जाओ। मैं एक बेसिक सी बात फिर से बताऊँ तो हम लोगों ने क्या करा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तो उसका सिंबल होता है, ये उसका सिंबल हो गया, और ये इसका सिंबल हो जाएगा, और ये अपने पास एटॉमिक मास ऊपर कैसे दिखाते हैं, तो ऊपर हम लोग दिखाते हैं उसका एटॉमिक मास या मास नंबर, और यहाँ पे जेड से हम क्या दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर। ऐसा कुछ रटना नहीं है कि जेड ही नीचे दिखाना है और ए दिखाना है। देखो फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऊपर एक्स से दिखाओ, वाई से दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर जो लिखा होगा, कोई ये बोले, कोई अलग अलग बुक पढ़ोगे पता चला कि नीचे यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। टेढ़ा लिखो, सीधा लिखो, ये सब चीज़ों में मत पढ़ना तुम्हें बस ऊपर की चीज़ देखो, वो सीधा लिखा हो, इधर लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम देखो कि ऊपर क्या लिखा है, एटॉमिक मास लिखा है, बस एटॉमिक मास उठाओ, ये एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है, फिर से रिवाइज करो, किसको रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, मतलब इसको हम बोलते थे न्यूक्लियॉन्स बोलते थे। अगर याद हो तो मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो इसको अपने पास देख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोल देते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो तो मैं यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब जैसे देखो, मैं क्या मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। मूल कुछ नहीं है, एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब क्या, तुम सब लोग थोड़ी सी इंग्लिश जानते होगे, तुम्हें पता है प्रीफिक्स मतलब, जैसे किलो के बारे में बात करो तो एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। किलो क्या, एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, जिसके आगे किलो लग गया ना वो 1000 हो जाएगा। मतलब 1 किलोग्राम बोल दिया तो 1000 ग्राम हो गया, 1 किलोमीटर बोल दिया तो 1000 मीटर हो गया, 1 किलोवाट बोल दिया तो 1000 वाट हो गया, 1 किलो जूल बोल दिया तो 1000 जूल हो गया। मतलब जिसके आगे किलो लग गया ना भाई साहब, उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स हो जाएगी, बस बात खत्म। जैसे मैंने बोला 5 किलोमीटर, तो मतलब 5 × 1000 5000 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किलो क्या है, एक प्रीफिक्स है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, जिसको हम यूज़ करेंगे, जो किसको डिनोट करेगा, 1000 को डिनोट करेगा। वैसे ही अगर नैनो के बारे में बात करूँ तो एक नैनो किसको रिप्रेजेंट करता है, नैनो रिप्रेजेंट्स 10⁻⁹। अगर मैं बोलता हूँ 1 नैनोमीटर्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर्स। मतलब किसके आगे तुमने प्रीफिक्स लगाया, नैनो किसके आगे लगाया, मीटर के आगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁹। 1 नैनोग्राम तो मतलब 10⁻⁹ ग्राम, मतलब ग्राम के आगे आपने नैनो लगा दिया। तो सेम चीज़ अपने पास, ये सेम चीज़ें होनी शुरू होंगी जब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हम लेंगे मोल्स के लिए। इसलिए मैं इसको ध्यान दिला रहा हूँ कि किलो को और नैनो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे किलो की वैल्यू हमने 1000 देखी, जिसके आगे लगाई, ग्राम के आगे लगाई तो किलो 1000 ग्राम हो गया, मतलब मीटर के आगे लगाई तो 1000 हो गया, वाट के आगे लगाई तो 1000 हो गया, जूल के आगे लगाई तो 1000 हो गया। वैसे ही यहाँ पे नैनो के साथ देखो, वैसे ही यहाँ पीको के साथ देखो, तो पीको मीटर्स लगाया मतलब 10⁻⁻12 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं, जिसके आगे लगते हैं उसकी वैल्यू इतनी कर देते हैं। अब तुम ये सोचोगे कि सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो पढ़ाने बैठे थे मूल कॉन्सेप्ट। अरे भैया समझो, ये सब चीज़ें ना डराने की होती हैं। तुम मूल कॉन्सेप्ट से जितना आज तक डर रहा होगा ना, सब निकाल देना, और अपने दोस्तों को बताना भाई डरने की जरूरत नहीं होती है मूल कॉन्सेप्ट में। सबसे ईजीएस्ट काम है मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ना। पता है क्या मूल क्या है, बस ध्यान रखना, मूल इज़ व्हाट। आपको कोई भी चीज़ मिले ना, मूल मतलब जहाँ पे लिखा मिल जाए, तो 1 मूल का न्यूमेरिकल वैल्यू होती है Na, एवोगाड्रो नंबर, ये साइंटिस्ट के नाम पे लिखा था हम लोगों ने, और उसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में 6.023 लिखा होगा, तो भैया ये सब ना फालतू की बहस में मत पढ़ना कि सर 22 होता है सही है कि 23 होता है। देख भाई, तेरे पास अगर आंसर, अगर उसको एग्जाम में चेंज कर रहा होगा ना वैल्यू, तो 6 भी ले सकते हो तुम आगे जाके। ठीक है, तो ये सब टेंशन मत पड़ना कि सर 6.022 किसी किताब में 6.023। यार पीएचडी करनी है, ठीक है ना, और बकचोदी करनी है कहीं जाके किसी ग्रुप में, तो कर लेना, अलग बात है। लेकिन अभी अगर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, फिर ये फालतू फालतू की चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। मतलब अगर किसी के आगे मैं मोल लगाऊंगा ना, अगर किसी के आगे मैं मोल लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने बोला 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम मतलब कि इतने एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे। मतलब मोल क्या है मेरे लिए, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। ये मोल क्या है मेरे लिए, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। देखो मॉलिक्यूल के आगे लगाया तो ये क्या हो गया अपने पास, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इतना हो गया। 1 मोल रुपीज़ बोला तो इतना रुपीज़ हो गया। मतलब ज़िंदगी में कभी भगवान से विश मांगने हो ना, अगर भगवान सुन रहे होंगे तुम्हारी बात, तुम्हें लगता हो गया तो मैं जो कुछ मांगता हूँ मिल जाता है, तो ज़्यादा मत मांगना भाई, 1 मोल रुपीज़ मांग लेना। ठीक है ना, उतने में हम दोनों भाइयों का काम बन जाएगा, हम दोनों भाई बहनों का काम बन जाएगा। ठीक है ना, जो भी सुन रहे हो बस मांगना 1 मोल रुपीज़, आधा बस इसका 10% ही मुझे दे दोगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 मोल रुपीज़ मांगना, किसको बोले ना कि बेटा
बेटा जो मन में आए वो मांग लो, कुछ नहीं। तुम केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है मोल की पावर, मोल मांग लेना। अभी दिखाऊंगा इसके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि मोल क्यों इतना मतलब तगड़ी सी चीज़ है। 10⁻23 देख रहे हो, 10⁻23 कितनी बड़ी चीज़ है। 10⁻23 को लिखना शुरू करोगे ना तो ऐसे लिखते चले जाओगे भाई, ज़्यादा नहीं 20 जीरो बिठाने इसके पीछे। मतलब लिखते लिखते अपने पास जो ट्रिलियन ब्रिलियन की आजकल हम बात करते हैं ना कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, मोदी जी ये कर रहे हैं, ठीक है। कोई पूछ रहा है कि ट्रिलियन में जीरो कितने हो रहे हैं, वो सारे जीरो यहाँ फेल हैं भाई साहब, ठीक है। तो अपने पास क्या करना है कि मोल्स को है एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू जिसके आगे जहाँ लगेगी ना, मतलब अगर मोल यहाँ पे लग रहा है एटम के आगे, तो एटम की वैल्यू कितनी हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। रुपीज़ को देखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। अब कोई बोले सर 5 मोल लगा दूंगा तो, अरे कोई बात नहीं, 5 मोल लगाएगा तो कोई बात नहीं, 1 मोल की वैल्यू पता है तो 5 मोल की भी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अच्छा तुम बोलोगे सर आपने इतना बड़ा नंबर लिखा, मुझे छोटा लिखना है, तो भाई एन लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, एन लिख दे। तो अभी तक क्या समझ में आया हम लोगों को, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि सर जैसे किलो एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है, वैसे ही एक मोल भी क्या है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, जिसके आगे लगेगा, जिसके आगे भी लगेगा ना, एटम के आगे लगेगा तो उसकी वैल्यू उतनी टाइम्स हो जाएगी, एवोगाड्रो नंबर टाइम्स हो जाएगी। मॉलिक्यूल के आगे लगेगा तो उसकी वैल्यू भी उतनी टाइम्स हो जाएगी, एवोगाड्रो नंबर टाइम्स। रुपीज़ के आगे लगेगा तो उसकी वैल्यू इतने टाइम्स हो जाएगी, एवोगाड्रो नंबर टाइम्स हो जाएगी। अब ये होगी बेसिक सी बात कि सर ये चीज़ें। अच्छा एक बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना, हम जाके बोलते हैं भैया 1 किलो लड्डू दे दो, ठीक है ना। अगर वो थोड़ा सा भी इस वीडियो को देखा होगा ना, अगर उसको पता होगा तो पता चला कितने लड्डू दे देगा, 1000 लड्डू दे देगा। क्योंकि देख लो तुम क्या बना रहे हो अपने पास, 1 किलो लड्डू मतलब क्या हो गया भाई, किलो नहीं बोलना चाहिए हमें, क्या बोलना चाहिए 1 kg लड्डू चाहिए, ठीक है ना। पता चला जाके बोल रहे हो 1 किलो आलू दे दो, पता चला दे दिया उसने 1000 आलू लेके, मतलब ठेले पे लेके आना पड़ रहा है, तो फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है ना। कभी भी देख लो 1 kg होता है ना, मास मांगते हैं, तो ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का कमाल है, ठीक है। तो बस देख लो क्या क्या मांगना है। एक तो 1 किलो लड्डू को कभी नहीं बोलना, आज के बाद से 1 किलो लड्डू नहीं बोलना होता है, क्या बोलना होता है 1 kg लड्डू बोलना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर भगवान से मांगते हो और सुनते हैं तुम्हारी भगवान, तो भाई मांग लेना, 10% मेरा कमीशन कर देना, हो जाएगा काम, ठीक है। तो 1 मोल रुपीज़ अपने को मांगने हैं, ठीक है। और अब देखो 1 मोल को और तोड़ते हैं। मान लो मैंने बोला 1 मोल ऑफ H2O। अब 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या है, खुद सोचो। H2O क्या है, पहले रुको सोचो, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम है, खुद सोचो, फिर बाद में ये सब देखना, क्योंकि आंसर्स लिखे हैं तो देख के मतलब बोलना, अपने पास खुद सोचो। 1 मोल ऑफ H2O, H2O इज अ मॉलिक्यूल, पक्का। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल क्या होता था याद है, मोल की वैल्यू कितनी थी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को रिप्रेजेंट करेगा क्या, देख लो एक बार। 6.022 इन 10⁻23, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर लिखना है, इतने मॉलिक्यूल्स को 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो मॉलिक्यूल आ गया, किसने मुझे बोला कि सर एटम बताइए तो कैसे निकालूंगा। तो भाई साहब एक काम करो, बचपन में पेन खरीदते थे ना, मान लो ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि सर एक पेन का प्राइस अगर 5 रुपये है तो 10 पेन का प्राइस कितना होगा, 10 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा सर 5 इंटू 10, पक्का। ये अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो कि सर एक पेन का प्राइस 5 रुपये तो 10 पेन का कितना होगा, तो समझ जाओ कि मोल्स भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सर, एक मॉलिक्यूल पानी का उठा लो, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम है हाइड्रोजन के, सर 2 एटम है, और एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का। तो एक मॉलिक्यूल पानी का लिया ना, तो उसमें कितने एटम्स हैं अपने पास, 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का। अब एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे भाई, अगर मैं बात करूँ इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो अभी पढ़ा ना, एक पेन का प्राइस अगर 5 रुपये है तो 10 पेन का कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, सोचो सोचो बताओ, कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ हाइड्रोजन के एटम के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है ऑक्सीजन का, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा सर, सीधा सीधा यही आ जाएगा क्या, पक्का। तो इतने एटम्स हो जाएंगे। तो अब देख लो सिमिलरली, अब देखो हर एक टाइम ना क्वेश्चंस को देखो कैसे कैसे करना है। अब सोचोगे सर इतना बेसिक्स मुझे तो आता है, भाई कोई बात नहीं, तुझे अगर आता है तो थोड़ा सा और फास्ट कर ले और आगे निकल। लेकिन हाँ, ये जिन लोगों को नहीं आता है प्लीज़ इन सबको लिख लिख के आप घर पे अभी ट्राई करोगे, तो इसको ऐसे अभी घर पे ऐसे पेज पे लिखो, फिर आप खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करोगे सर मुझे ये निकालने आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे देखो, फिर से देखो, अगर मैं 1 मोल ऑफ H2SO4 लूँगा, H2SO4 इज़ व्हाट, एटम और मॉलिक्यूल, सर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ H2SO4 लिया, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देख लो H2SO4 में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सर 2 एटम्स हैं, तो मतलब Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे कि 2 इंटू Na हो जाएंगे। सर सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स उतने ही एटम्स ऑफ सल्फर हो जाएंगे। और
ऑक्सीजन का देखो तो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 4, तो सर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 इंटू Na हो जाएगा। तो भैया इतनी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी और करते ही रहना पड़ेगा, तब जाके छोटी छोटी चीज़ें ही जाके ना अभी देखोगे जब लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, आप इसलिए इतना टाइम इस पर लगा रहे थे। तो भाई रियलिटी में यही क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे साथ साथ में मेरे, ठीक है। जैसे मुझे किसने बोल दिया कि सर ये बताइए 2 मोल एटम्स ऑफ कार्बन बताइए, कितने एटम्स ऑफ कार्बन हुए भाई साहब, कितने एटम्स ऑफ कार्बन हुए, सर 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि सर मोल लगाया आपने, ये मोल लिखा हुआ है, एटम के आगे मोल लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हो गया सर, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन भैया मैंने तो ये तुमसे पूछा ही नहीं, मैंने क्या पूछ रखा है, तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताऊंगा मैं, अब बताओ यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक काम करें, कार्बन को देखते हैं हम लोग, कार्बन के आगे क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, और जब कोई न्यूट्रल एलिमेंट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है अपने पास, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों के साथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक बात बताइए, एक एटम में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम्स में कितना हो जाएगा, मेरे साथ साथ लिख पा रहे हैं क्या आप लोग, ठीक है, 6 इंटू 2 Na लिख पा रहे हैं पक्का, क्योंकि क्यों हुआ, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो 12 Na इलेक्ट्रॉन्स लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को, क्यों हो रहा है ऐसा, तो भाई सर सीधी बात है ना सर, ये देख लो अपने पास, ये एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने एटम्स में वो चाहे कितनी बड़ी क्वांटिटी की ना हो, ऑब्वियस से बेसिक रूल तो उतना ही लगेगा ना, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 12 Na हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, सब प्रोटॉन कितने हो गए, अरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स तूने काउंट किए वैसे ही प्रोटॉन भी काउंट कर ले, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, तो एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम में कितने होंगे प्रोटॉन, 6 होंगे, और इसको भी मैं कितना लिख सकता हूँ, 12 Na लिख दूंगा। और देखो तुम्हारी किस्मत, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब एक ऐसा ऐसा ही यही नहीं है, ऑब्वियस बहुत सारे एलिमेंट है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब बराबर है, तो न्यूट्रॉन्स भी कितने 6 ही हैं, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 12 Na आ जाएगा। तो प्लीज़ सब लोग ट्राई करना कि ये सब चीज़ें हम लोग साथ साथ में करते जाएँ और अच्छे से कर लें, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मान लो मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया मैंने, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब 3 मोल्स ऑफ सुक्रोज दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज बताइए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बताओगे। सुक्रोज इज एटम और मॉलिक्यूल, पहले तो ये सोचो सर ये क्या है, मॉलिक्यूल है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ों से पकड़ो, ये मत सोचो अरे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अरे भाई ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत काम आएंगी। ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है सर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा, मोल्स लगा हुआ है, तो मोल्स लगा है तो क्या कर दूंगा इसको मैं, 3 इंटू Na लिख सकता हूँ, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पक्का। अब इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, अब सर सीधा सीधा देखो सुक्रोज का स्ट्रक्चर, तुम देखो सी पे कितने हैं, 12 एटम है, तो 12 एटम है तो मतलब इसका एक मॉलिक्यूल में 12 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स 3 Na लिख सकता हूँ पक्का। अब देखो तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देख लो अपने पास, तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे सर, एक एटम एक मॉलिक्यूल में 22 एटम्स हैं, तो मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 22 टाइम्स हो जाएंगे। जो एक, अरे सीधी सी बात है, बचपन वाला कॉन्सेप्ट वही बार बार, एक पेन का प्राइस 5 रुपये है तो 10 पेन का कितना हो जाएगा भैया, तो 50 रुपये हो जाएगा, कैसे, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही एक एटम में अगर 22 एटम है तो इतने, एक मॉलिक्यूल में 22 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे निकाल सकते हैं। सिमिलरली देख लो अपने पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं, तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 11 हैं, एक मॉलिक्यूल में 11 है, तो इसको कितना कर दो, 11 इंटू 3Na। अब देख लीजिए अपने पास, अगर आप ये क्वेश्चन सही सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सही चीज़ें, आप रोक दीजिए वीडियोस को, रोक के पहले ये सब सॉल्व कर लिया कीजिए, तब ये सब मैच किया कीजिए, ऐसे नहीं कि साथ साथ कर रहे हैं और बस हाँ हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन समझना, देखना, सॉल्यूशन देखना और खुद करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना, तो ट्राई कीजिएगा अपने पास। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सब लोग ट्राई करेंगे साथ में, अभी ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये ट्राई करते हैं, मान लो ये किसने बोल दिया कि सर ये बताओ कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 5 मोल्स ऑफ Na3PO4 दिया हुआ है, सोडियम फॉस्फेट दिया हुआ है, क्या करूँगा अपने पास सब, ये मॉलिक्यूल है तो 5 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देख लो तो 5 मोल्स ऑफ 5 Na मॉलिक्यूल्स हो गए Na3PO4 के, एक मॉलिक्यूल में कितना है सोडियम का एटम, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 5Na हो जाएगा पक्का। और फॉस्फोरस कितना होगा, तो सर सेम ही होगा ना, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो सेम ही बात होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक है तो इतने मॉलिक्यूल्स में उतना ही होगा। और ऑक्सीजन का देखो तो सर एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 टाइम्स Na।
ठीक है, तो 4 इंटू 5 टाइम्स Na हो जाएगा, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस देख लो अपने पास कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है कि सर एक मॉलिक्यूल को देखा, पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल ले रहे हो और उसके बाद एक बेसिक सा एक नॉर्मल सा बचपन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि सर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। लेकिन देखो मैंने क्या बोला था कि भैया तुम्हें मोल्स इतना रुपीज़ मांगना है किसी बंदे से, कभी भी भगवान सुने ना तुम्हारी, अगर लगे कि यार भगवान अभी मेरी आवाज़ सुन रहा है, बस भाई कुछ नहीं, इतना मांग लेना। मान लो एक बंदा है, देखो एक मोल्स की पावर देखना, एक बंदा है मतलब देख लो अपने 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड खर्च कर रहा है। इमेजिन करो पावर, मतलब 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड, मतलब सोचो ऐसे बैठा हुआ है, हाँ ठीक है भाई तू ये ले जा तू वो ले जा, मतलब ऐसे 10 लाख पर सेकंड खर्च कर रहा है। उसको ये पूछा जा रहा है कि भाई एक बात बताओ कितने साल लगेंगे कि 1 मूल रुपीज़ उसके पास होंगे कि वो इतने पैसे वो खर्च कर पाए, कितने साल लगेंगे? 10 साल, 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड। सोच रहे हो कितना मतलब देने वाला दानी आदमी है। मोदी जी 15 लाख रुपये न दे पा रहे, ठीक है अब 6-7 साल हो गए, ठीक है एक 6-7 साल में 15 लाख रुपये ना दे पा रहे, ये तो 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड बात कर रहा है, तो 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड खर्च कर रहा है और फिर भी बोल रहा है कि बताओ भाई कितने साल रहेंगे। साल देख रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल का बंदे का, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और देखो निकालना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि अरे भाई साहब ये एक बेसिक सा स्टोइशियोमेट्री यूज़ करी हम लोगों ने कि भैया इतने एक मोल में कितने रुपीज़ होंगे, 10 की पावर 23। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया कि भैया 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख रुपीज़ आप इतना टाइम खर्च कर रहे हो, एक घंटे में कितने सेकंड, इतने, 24 घंटे में इतने सेकंड, 365 दिन का मान लेते हैं। चलो मान लो हम लोग बड़े लोग हैं, हम 366 दिन नहीं लेते, लीप ईयर छोड़ देते हैं, हम इतने पे भी। पता चला कितने साल में ख़त्म होगा भाई साहब, 10 की पावर 10। सोच रहे हो अभी 2000-2500 साल हमें हुए दुनिया में आए हुए, उसका आप देख रहे हो पैसे। तो इसलिए मैंने बोला कभी भी पैसे मांगने भगवान से तो कितना मांगना, 1 मूल रुपीज़। ठीक है, या कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो बस इतना मांग देना, खुद ही तुम्हें मार के भगा देगा वहाँ से। ठीक है, तो इतने साल में खर्च होंगे। तो कभी भी लाइफ में अगर टारगेट किसी को सेट करना है ना तो लोग बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट। भैया तुम केमिस्ट्री के हो, तुम्हारे लिए क्या लिमिट है, मोल इज़ द लिमिट। ठीक है, ध्यान रखना क्या लिमिट है तुम्हारे लिए, मोल इज़ द लिमिट। ओके, तो देख लो अपने पास इतने रुपीज़ हुए तो बस। ठीक है, कितना कमीशन है मेरा, 10%, याद रखना। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि सर ये मोल है क्या, मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी आप लेके कैसे आ गए भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि एवोगाड्रो को सपने में आया होगा कि अरे अरे भाई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, इससे सबको परेशान करेंगे। भाई ऐसा नहीं था, ऑब्वियस है उसकी डेरिवेशन है, पार्टिकुलरली डेरिवेशन है। अब ये जो चीज़ है ना डेफिनेशन ऑफ मूल, अब यार देखो ये सब चीज़ें ना किताबी लैंग्वेज हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं पूछे कि सर आपने तो मूल की डेफिनेशन ही बताई, बता देता हूँ कैसे डिराइव होता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा देख लेना, इन सब चीज़ों में मत पढ़ना, आपको काम की चीज़, आपके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ 1 मोल की बात करूं मैं, सबसे बेसिक सी डेफिनेशन दी है कि 1 मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ग्राम विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, एज देयर आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ऐसे मोल की डेफिनेशन को लेकर पहले बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि पहले हाइड्रोजन के टर्म्स में डिफाइन किया, फिर अपने पास ऑक्सीजन के टर्म्स में डिफाइन किया, फाइनली हमने जाके ये एक्सेप्ट किया कि नहीं यार कार्बन के C12 आइसोटोप्स के टर्म से डिफाइन करेंगे। तो हम आज के टाइम पे इसको ऐसा ही मतलब एक सब बोल सकते हैं कि ऐसा ही डेफिनेशन बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डेफिनेशन ये है कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी हैं, अब 12 ग्राम मतलब कितने होंगे, अब वैसे दिख के लग रहा है कि 1 मोल होगा, फिर भी हम चलो इसको डिराइव कर लेते हैं। अब हमने क्या देखा कि एक ना थोड़ा सा हायर लेवल अपने पास जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। जब तुम और ज़्यादा ऊपर जाओगे केमिस्ट्री में ना तो बाद में क्या होता है कि यार रिएक्शन वक्शन करके टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइट से ही सब कुछ कर लेते हैं। अगर कुछ लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वर्ड होता है, उससे ना बहुत सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत सारी चीज़ें आप निकाल लेते हो। बहुत काम की चीज़ है, जब आप कॉलेज में पहुँचोगे तो आप देखोगे वहाँ पे करके दिखाएंगे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप हर एक, कोई जरूरी नहीं कि केमिकल से यूज़ करना, लाइट से भी निकाल सकते हो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वही वाली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने क्या करा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन निकाला। एक एटम कार्बन का कितना निकला, इतने ग्राम का। एक बात बताना, इतना ग्राम किसका मास है, एक एटम ऑफ मास है, एक एटम ऑफ कार्बन का। इतना ग्राम मास है एक एटम ऑफ कार्बन का। तो एक काम करें 12 ग्राम में निकाल लें कि कितने एटम्स होंगे और उस नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, मोल्स बोल देंगे, क्योंकि हमने मोल्स में क्या बोला है कि मोल इज डिफाइंड एज द मेनी पार्टिकल्स विच एज देयर आर प्रेजेंट इन कार्बन 12 में। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे अपने पास कि एक एटम का मास इतना ग्राम है, ठीक है, एक एटम का मास इतना ग्राम है। तो एक काम कर लेते हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं, एक एटम का मास इतना ग्राम आ गया तो सर 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं, वही तो हमारा क्या है, मोल है। ठीक है, तो अब देख लो अपने पास। अच्छा ये वैल्यू रटना मत भाई, पहली मतलब वार्निंग, अब ये सब मत रट लेना, क्योंकि मैं अगर टीचर हुआ ना तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू ना कुछ और बोल दूंगा।
ठीक है, कोई भी आईआईटी या कोई भी नीट वाला एग्ज़ाम ये कभी ये नहीं पूछता कि इसकी वैल्यू रट के आना तुम, ठीक है। वो जानबूझ के मज़े लेने के लिए क्या कर देगा, बोल देगा कि भैया आज से एटम का मास ना 2 ग्राम हो गया, ठीक है। अब बताओ कितने एक मोल को कितना करोगे, ऐसे 2 ग्राम बहुत बड़ी वैल्यू बोल दी, मतलब ऐसे मान लो कुछ भी दे दी एक वैल्यू। तो आप ना ये बेसिक चीज़ याद रखना कि सर एक एटम का मास कितना है, इतना है। तो हम लोग को 12 ग्राम पे हम डिफाइन करते हैं एक मोल, तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो यहीं पे मैंने निकाल रखा है, आप प्लीज़ देख लीजिए। 1.99 इंटू इतने ग्राम कंटेन्स 1 एटम्स, तो 12 ग्राम में कितने मिलेंगे। तो अब अपने पास, अब तुम इसको वेरीफाई करते रहो, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो को ना दिमाग में ये चमका और यहीं से मोल आया। तुम ये मत सोचना कि अरे भाई मोल का मतलब उसको सपना आया था, वो ऑब्वियस यहाँ से प्रूफ करके लाया, ठीक है। तभी उसकी हमने बात मान ली और उसके नाम पे एक नंबर दे दिया। और देख रहे हो नंबर, अभी पावर दिखाई थी ना 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड, तब भी खर्च नहीं हो रहे, ठीक है ना। 7 पुस्त बोल रहे हैं, 70-80 पुस्त भी खत्म हो जाए तब भी ना होगा, 700-800 पुस्त निकल जाएंगे तब भी ना होगा, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर ये है अपने पास, और 1 मोल अपने पास। तो ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, 1 मोल इज़ व्हाट, 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने हैं। अगर अब क्वेश्चन कोई अच्छा देना चाहे, कोई मजे लेने के लिए बोल दे, तो तुम्हें क्या चेंज कर सकता है, पता चला इसका मास चेंज कर दे, या फिर बोले कि मैं आज से ना मोल की डेफिनेशन में 12 ग्राम के बदले 15 ग्राम लेता हूँ। अब बताओ तो मोल की वैल्यू क्या होगी, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज हो सकती है। कोई ये बोले एवोगैड्रो नंबर वैल्यू कांस्टेंट है, भैया कांस्टेंट है जब तक आप ये ले रहे हो, 12 ग्राम ले रहे हो और ये ले रहे हो। जिस दिन आपने इनमें से कोई भी चेंज किया ना, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो करते ही रहना चेंज। मतलब हमने 1 मोल को डिफाइन किया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 इनटू 10⁻23 पार्टिकल्स और सोडियम पार्टिकल्स। ओके, तो 1 मोल को हम जब भी डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एक मोल जब भी बोला जाए तो इतने मोल्स के इतने नंबर की बात होगी, और इसी को हमने डिराइव कर लिया है कि कैसे आया। अब आपको चेंज का पता चल गया है कि चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा वहाँ पे चेंजेस की दिए गए हैं बात, तो वहाँ पे आप देख लेना कैसे डिफाइन कर रहे हो। ओके, अब जैसे देखो तो फिर से आपके पास, जैसे वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि फिर से जो लोग, अब मैं आ रहा हूँ आगे तो फिर से आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ। 5 मोल्स ऑफ N3 माइनस है, इसको अजाइड माइनस बोलते हैं, अजाइड आयन बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें साथ साथ में आप याद भी करते चलना ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं ये बोल रहा था कि मान लो ये दिया गया है आपको 5 मोल्स ऑफ N3 माइनस, तो तुम क्या करोगे, सर 5 मोल्स है, N3 माइनस इज व्हाट, मॉलिक्यूल, तो सीधा लिख दोगे सर 5 Na मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ N3 माइनस। पक्का, अब इतने मॉलिक्यूल्स हो गए N3 माइनस के। किसने बोला सर, अब एक काम कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने आएंगे इसमें। किसने, देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो कितना करोगे, सर N3 माइनस है तो N पे कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हो गया तो मतलब 21, और माइनस मतलब कितना हो गया 22। मतलब कैसे निकाला, तो सर 7 एक एटम पे होता है नाइट्रोजन के, 3 एटम्स हो गए और +1 तो एनायन है तो ऑब्वियस गेन करेगा, तो 22 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक मॉलिक्यूल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर 22। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें मोल्स दे रखा है तो ध्यान रखना, देख लो ये वाला बड़ा टर्म है, क्वेश्चन में देख लेना क्या पूछना चाह रहा है। हर एक जगह एवोगैड्रो नहीं मल्टीप्लाई करना, मैंने क्वेश्चन में देख लो अपने पास यहाँ पे मोल्स पूछा गया तो मैंने Na को गायब ही कर दिया है कि Na को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सिर्फ आंसर में 5 × 22 या 110 जो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आप मोल्स में देख लेना। थोड़े से क्वेश्चन अभी आगे भी करेंगे तो प्लीज़ देख लेना। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखो यार, अब वो टीचर्स वाली बात की भाई फिर से मुझे कुछ ना कुछ तो भाई हाई फाई चीज़ें करानी है ना। तो अब मैं देखो, इसको 3 चीज़ें होती हैं किसी एटम के लिए, 3 चीज़ें होती हैं, एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक मास होता है और एक ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो राम आम गाम याद रखना अपने पास कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। आप उसको लिखना अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अभी बेसिक्स के लिए बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि आप बेसिक्स को जरूर डिफाइन करें और दिमाग में रखें। रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाए ना, रिलेटिव एटॉमिक मास तो सिर्फ किसको लिखना होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कि भैया अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन का 8 और 16 लिखा, तो किसने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा भाई साहब, 16 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, N+P को हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब देखो, अब मुझे किसने बोला, नहीं सर आप एक तो राम बता गए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो सर एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो दिया है ना इनटू AMU कर दो। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, सबसे बेसिक सी यूनिट होती है, और उसको ना बस लिख दो। अगर कोई ये बोले कि आप सर एटॉमिक मास बताइए,
तो 16 AMU लिख दो, या फिर इसको हम लोग 16U भी लिख सकते हैं, ठीक है, 16 AMU लिख दो या फिर 16U भी लिख सकते हैं। और किसने बोला नहीं सर ग्राम एटॉमिक मास बताइए, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, अपने पास 16 था तो 16 के साथ G लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मतलब लगा दो। तो तीनों में डिफरेंस अभी देखेंगे, एक्चुअली डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो हम डिफरेंस भी देखना शुरू कर देंगे। अभी हम डिफरेंस नहीं जान रहे तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ते हैं उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। लेकिन जब भी आप रिवीजन करोगे आप इसको जरूर ध्यान रखना कि मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। राम आप डेफिनेशन में बता दूंगा, लेकिन आप जब भी शॉर्टकट रिवीजन करोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें ये सब चीज़ ध्यान रखना कि जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना AMU के साथ। तो एटॉमिक मास यूनिट इंटू ग्राम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब आते हैं कि राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ऐसे ही बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है राम, ठीक है, फिर भी टच करते हैं यार। हम लोग देखते हैं अपने पास रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाता है अपने पास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसको हम डिफाइन करते हैं कि भैया कुछ नहीं, जो अभी तुमने मोल को डिफाइन किया था, तो कुछ नहीं, देखो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, किसी एलिमेंट का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हो, मान लो जैसे ऑक्सीजन का निकाल रहे हो, तो एक एटम का मास डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब यार ये कुछ नहीं, तुम खुद ही जान रहे हो कि एक एटम का मास कितना था कार्बन 12 का, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास का बस डेफिनेशन पढ़ लेना कि डेफिनेशन क्या होता है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ एक एटम डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ये देख लो एक बार डेफिनेशन। अब देखो इसका जो रियल चीज़ है क्या है अपने पास, जैसे देख लो, अब मास ऑफ क्या है, एक एटम का मास, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या क्या होते हैं सर, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को भैया ऐसे ही कोई भाव नहीं देता, इसका मास बहुत ही कम होता है, तो इसको तो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दो। अब एक काम करो, एक एटम का मास कितना होगा भाई साहब, तो सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मल्टीप्लीकेशन अपने मास ऑफ प्रोटॉन के साथ। अब मान लो किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, मास ऑफ वन एटम निकाल लेते हैं, मास ऑफ वन एटम निकालते हैं, मास ऑफ वन एटम निकाल लेते हैं। तो एक एटम का मास निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर, तो सर ये रहा सर, प्रोटॉन का नंबर, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर ये आपको ही पता है कि इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देख लो, तो मास ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन का कितना मास हुआ, न्यूट्रॉन का कितना मास हुआ, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, ये अपने पास। अब देख लो, तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना ऑलमोस्ट हम बराबर मान लेते हैं, देख लेना ये सब चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमेशा बराबर मान लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट क्यों किया, बिकॉज सर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1/837, ठीक है ना, मतलब इतना कम होता है यार, किसी से तुम्हारा 2000 टाइम्स कम हो गया तो उसको क्यों भाव दोगे यार, उसको नेग्लेक्ट ही करोगे, तो नेग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लिख लिया हम लोगों ने, और मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये देख लो क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, ये एक एटम का मास आया, किसी भी एलिमेंट का ले लो, मान लो किसी एलिमेंट का ले लिया तुमने, पक्का। अब एक बात बताओ, तुमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी राम की, कि सर मास ऑफ एक एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एक बात बताओ, कोई एलिमेंट होगा तो उसका क्या आ जाएगा, एक एटम का ही निकाला ना, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पक्का, डिवाइड बाई सर 1/12 मास ऑफ एक एटम कितना होगा कार्बन का, तो उसका ही तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना होता है कार्बन का, 12 होता है क्या, अरे मास ऑफ न्यूक्लियॉन कितना होता है 12 होगा, मास ऑफ न्यूक्लियन कह रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसकी इक्वल आ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की इक्वल आ गया। तो वही सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, देख लो अपने पास सेम चीज़ करी गई है कि सर अपने पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन को हम बोल दे रहे हैं कि मास ऑफ एक न्यूक्लियॉन्स हो गया इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो मास ऑफ वन एटम किसके इक्वल होगा कि सर मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स मतलब मास ऑफ प्रोटॉन हो गया या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब देख लो एटम का निकालने जाओगे तो वन न्यूक्लियॉन्स इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइड बाई 1/12 इंटू 12 टाइम्स मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ध्यान रखना। अच्छा दूसरी चीज़ यार एक बात बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन आधा तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियॉन्स हमेशा क्या आएंगी, इंटीग्रल वैल्यू आएगी ना अपने पास, 1 2 3 4 ऐसे आएगा अपने पास। कहीं भी देख लेना ये सब छोटी छोटी चीज़ें कि भैया राम जो होगा कहीं भी एटॉमिक मास जो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा इंटीजर में आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा अपने पास रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज इट इज़ अ
मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग, मास नंबर के इक्वल हो रहा है। तो ये देख लेना अपने पास। फिर हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, एटॉमिक मास। 3 चीज़ें पढ़ी ना हमने, कौन कौन सी, रिपीट करो। राम क्या था कि सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स था, राम क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स था। आम क्या था, तो सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एएमयू था, न्यूक्लियॉन्स विथ एएमयू, एएमयू लग गया। और अगर हमने पास बात करें कि ग्राम हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, तो ये क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू ग्राम। तो यहाँ पे वही सेम कहानी कि एटॉमिक मास है सर, और ये क्या बोल देंगे कि सर मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। एक एटम किसी बंदे का दिखाना है तो उसका एक एटम का मास कितना होगा, उसको रिप्रेजेंट करना हम लोग क्या बोल देते, एएमयू बोल देते। अगर उसको बोल दे एक एटम के मास को एएमयू में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग बोल देंगे एटॉमिक मास। एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और यूनिफाइड मास यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक एएमयू को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यार फिर से वही कहानी है कि 1 एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। देख लो एएमयू की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम। अभी थोड़ी देर पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल के लाए थे ना ये वैल्यू, ठीक है, जिससे हमने एवोगाड्रो नंबर निकाला था। देखो पीछे पेज पलट के देखो जिस पे तुमने नोट्स लिखे, ठीक है, देखो वहाँ पे ये चीज़ करी है, तो बस अपने पास वही उठा के लाओ। अब इसकी वैल्यू भी देखोगे तो बाद में ला के जब आप पीछे के एक्सप्रेशन में जाओगे तो इसको कुछ नहीं 12 टाइम्स 1.6 × 10⁻, इसको कर देंगे तो देख लो अपने पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। एक एएमयू की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, 1.66 × 10⁻⁻27 kg आ जाएगी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1/Na ग्राम हो जाएगा, 1/Na ग्राम हो जाएगा। एएमयू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/Na ग्राम हो जाएगा। याद रखना है, तो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और बहुत मजे लिए जाते हैं। तो हम लोगों के पास 3 चीज़ें आ गई हैं, राम पढ़ लिया हम लोगों ने, आम पढ़ लिया है। अब बात करते हैं गाम की बात, ठीक है ना, राम आम गाम, ठीक है। गम पढ़ लो जो पढ़ना है तुम्हें, ज़्यादा गम हो तो गम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है। तो मैं ये बोल रहा था कि अब ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक मोल एटम का जो मास है उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, एटॉमिक मास क्या था, प्लीज़ देखो अपने पास, एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। देखो दोनों में डिफरेंस, एटॉमिक मास किसके है, मास ऑफ एक एटम का, एक एटम का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। एक एटम के मास को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। लेकिन अगर तुम इसको देखो ग्राम को, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मतलब कि सर एक मोल एटम्स का मास जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। सर यही तो है, इसी को हम लोग मोलर एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक मोल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल हो गया, सर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ये ध्यान रखना अपने पास, मतलब कुछ नहीं, अपने पास क्या करना है, जो तुम्हारे पास आए। ग्राम क्या है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स का मास है। अच्छा, मोल को ना हम लोग जीएम भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना इसमें कन्फ्यूजन ना हो। मोल का जहाँ पे मोल लिखते हैं, मोल क्या बोला था मैंने, एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, जहाँ भी लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जब भी लगता है ना तो अकेला नहीं लगता, किसी के साथ लगता ही है, एटम होगा। वैसे ही ग्राम भी ना सेम चीज़ है, बस वो किसी के आगे लग जाए। अब देख दोनों में डिफरेंस है। तुम्हें मैं बोलूँ कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब कि सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। क्यों, क्योंकि ग्राम यहाँ पे मास का यूनिट नहीं है, ये प्रीफिक्स लग रहा है किसके आगे, एटम के आगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो दोनों में डिफरेंस है। देखो पहले प्लीज़ समझने की कोशिश करो, अगर आपको लगता है तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं आगे से कुछ बोलता हूँ ऐसा, देखो कैसे देखना है। देखो ग्राम भी क्या है, कभी कभी मूल कॉन्सेप्ट को ना ग्राम कॉन्सेप्ट ही बोल देते हैं, याद रखना ये सब चीज़ें। कहीं कहीं मूल कॉन्सेप्ट को हम ग्राम कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। कैसे, तो देखो क्या होता है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि अपने पास, मैंने बोला कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O हो जाएगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O को उसको हम क्या बोल देंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अच्छा दूसरी चीज़, अब इसको मैं बोलूँ कि 1 ग्राम ऑफ वाटर बोलूँ, तो सर ये क्या हो गया, ये इसका मास हो गया कि सर 1 ग्राम मास है पानी का, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूल के साथ आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो।
ग्राम मॉलिक्यूल आ रहा है, तो ग्राम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को। तो ये ध्यान रखना अपने पास, जब भी मिलेगा तो हमें ये दोनों में डिफरेंस याद रखना पड़ेगा कि मोल क्या है, मोल सर किसको रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23, और अगर ये प्रीफिक्स जहाँ लग रहा है वहाँ पे ग्राम लगा दिया तो भी अपने पास सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो ग्राम एटम लगाया तो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल लगाया तो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम इलेक्ट्रॉन्स लगाया तो मतलब मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे मास नहीं है, ये क्या है, इसको हम लोग किसी का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बना रहे हैं अब की बार। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस होता है, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्राम ग्राम जहाँ लग रहा है ये मास नहीं है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मोल्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। अब वो ग्राम एटॉमिक मास को फिर से रिप्रेजेंट कर लो तो ये किसको आ जाएगा, ये डेरिवेशन कोई तुमसे सब्जेक्टिव एग्जाम पूछ नहीं रहा, ना ही तुम्हें निकालनी है, बस ध्यान रखना ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू ग्राम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। कैसे निकाला, तो वही एक एटम का मास है उसको कितने एटम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है सर, एक मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट। तो 1 मोल एलिमेंट का, एटम का एलिमेंट का लेंगे मास, तो एक एलिमेंट का, एक एटम का मास ले लिया इनटू 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एटम का मास थोड़ी देर पहले ही निकाला था कि सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, और मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था 1/Na आया था। तो ये Na और Na कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया मेरे पास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हम लोगों के पास। तो ये हम लोगों के पास 3 चीज़ें आ गई, मैं फिर से बार बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अभी बार बार यूज होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो सर कुछ नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आम के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, ग्राम कह रहा हूँ, AMU से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करूं तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू क्या हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, GM लिख दो अपने पास। तो ये हम लोगों के पास बेसिक 3 चीज़ें आ गई, राम आम गाम। ठीक है, अब देखो तो इसका यूज़ देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं। मान लो हीलियम है, हीलियम को कैसे लिखते हैं, 2 और 4 लिखते हैं ना, हीलियम ऐसे ही। ये क्या हो गया इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या हो गया इसका एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 4। एटॉमिक मास बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4U लिख दो या फिर 4AMU लिख दो। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा बन जाएगा। एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स 1 एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 4 ही है लेकिन यूनिट चेंज कर दिया ना तुमने, यूनिट चेंज कर दिया, U से कहाँ पहुँच गया, G पे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब की बार ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। 1 मोल एटम मतलब समझ रहे हो, अपने पास 1 मोल एटम काफ़ी बड़ी चीज़ है अपने पास जो निकाल के हम देख रहे हैं। 1 मोल एटम मतलब एवोगाड्रो नंबर इतने एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना, 4 ग्राम। तो तीनों में डिफरेंस देख लो, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 मोल एटम्स के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे देख लो फिर से वही आया, ऑक्सीजन है 16 बना, 8 हुआ, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास 16 हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बना, एटॉमिक मास हुआ तो ये 16U हुआ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 16 ग्राम लगा दिया तो 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें देख लो अपने पास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब देखो तो यहाँ पे सोडियम को देखो, यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ है। अगर मैं तुमसे अब ये पूछूं कि एक एटम का मास बताइए सोडियम का, तो क्या तुम बोलोगे, 23U या AMU सर, क्योंकि एक एटम का मास कितना होता है, U में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। एक मोल एटम का मास किसने पूछा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 23 ग्राम हो जाएगा। पक्का सर। वाटर के केस में देख लो, वाटर के केस में क्या हो रहा है, 18U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है, तो सर एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर मास। और इसी के आगे ग्राम लगा दिया तो इसके आगे क्या हो जाएगा सर, एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना अपने पास प्लीज़। देखो अगर मैं लिख दूँ अपने पास कहीं भी ऐसे, मान लो CO2 है तो CO2 क्या होगा, 44U लिख रहे हो ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल को, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन अगर तुमने यहीं पे 44 ग्राम लिख दिया ना तो दिस विल बी मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज़ देख लेना अपने पास, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब मास ऑफ
कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को इतना मास होगा कि किसके इक्वल हो जाए 44 ग्राम के। तो दोनों में डिफरेंस है सर 44U और 44 ग्राम में, ठीक है। हाँ, ये इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। और ये देखो तो ये क्या है, तो सर ये ना मोलर मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको जो बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो CO2 का ऐसे होता है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का दिखाया गया है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम क्या हो जाएगा 40 और कार्बन क्या है 12, ठीक है। ऑक्सीजन तो आप जोड़ लो 100 हो गया सब कुछ। 100 AMU बोला जाए तो मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक मॉलिक्यूल को। लेकिन 100 ग्राम बोला जाए तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक मोल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। पक्का सर। अब यही छोटी छोटी चीज़ें गई दिखाई गई हैं, आप बार बार देखिए इसको। H2SO4 है तो H2SO4 में भी सबको ऐड करेंगे तो 98 आ रहा है। 98 इज़ व्हाट, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि वो डायरेक्ट नंबर हो जाता है। लेकिन 98 U लगा दिया तो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, 98 ग्राम लगा दिया तो एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं अपने पास कि भैया एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पे देखो मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या बोला गया, 18 ग्राम, क्योंकि एक मोल के मास को बोला गया ना। और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को क्या बोल दिया गया, 18 AMU बोल दिया गया है, 18U बोला गया है, ठीक है ना। तो देख लेना डिफरेंसेस क्या क्या हो रहे हैं। अब देखो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि भैया मोल क्या होता है, ठीक है। 1 मोल इज़ व्हाट, एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग बार बार इस तरह लिखेंगे, ठीक है। 1 मोल एटम्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल एटम को हम लोग लिख देंगे 1 ग्राम एटम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम प्रीफिक्स के फॉर्म में आ रहा है तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट मास, ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा किसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यार ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2-3 तरीके हैं। कैसे, तो सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास दिया हुआ है आपको x का और ग्राम में दिया हुआ है, डिवाइड बाई मोलर मास कर दीजिए, ग्राम में निकाल दीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मान लो 10⁻20 दिया है, 10⁻23 दिया है, कुछ भी दिया है, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, इससे भी मोल्स आ सकते हैं आपके पास। या फिर वॉल्यूम गिवन है एट 1 STP, तो उसको भी आप निकाल सकते हो 22.4 लीटर से डिवाइड करके। STP मतलब 180 m एंड 273 कैल्विन पे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके हैं अपने पास, कौन कौन से, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम गिवन एट STP डिवाइड बाई 22.4 लीटर्स। वॉल्यूम लीटर्स में लीजिएगा, दोनों में यूनिट सेम रखना है अपने पास। मास जैसे ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम में ही लेना है, ऐसा नहीं केजी और ग्राम को डिवाइड कर रहे हैं। STP, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि बार में भी लेना पड़ जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। ऐसे आज के टाइम पे इसको भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इतना मत लगाना, ये बस ऐसे ही दिखाने के लिए होता है ना, वो मोहल्ले में शो ऑफ करने के लिए कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उस तरह से हमने करा रखा है। लेकिन इसकी ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती, बहुत रेयर है कहीं पे अगर कुछ ऐसा होगा तो एग्जाम में दे दिया जाता, तो इसको मतलब ज़्यादा फोकस करना। बस ये दिखाने के लिए है कि हाँ भाई तुम्हें लगे कि हाँ भाई तुम्हें कुछ आता है और तुम किसी बाहर को जाके अच्छा भाई कब होगा 22.7, तो ये सब डराने के लिए पूछ सकते हो। अदरवाइज कभी भी कोई एग्जाम में इस तरह का अगर कोई भी चेंज करना चाहेगा ना, तो वहाँ एग्जाम में लिखा होगा, चाहे वो IIT पूछे चाहे नीट पूछे, हर एक जगह ये लिख दिया जाएगा अपने पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके आ गए, कौन कौन से, एक बार साथ साथ में सब लोग याद करने की कोशिश करो। क्या निकाल सकते हो तुम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास के टर्म्स में दिया है तो मास से डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। और वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो क्या निकाल रहे होंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्लीज़ देखना, मैं थोड़े से क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पे, आप प्लीज़ इसको ना ट्राई करोगे, अभी ट्राई करो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ये 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वीडियो पॉज करो, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर आंसर मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं अभी आंसर आपके सामने निकाल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो लिखते कैसे हैं, N लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल रहा हूँ तो 40 ग्राम अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालोगे तो दैट इज़ 100 ग्राम, तो 0.4 मोल्स आ जाएंगे, ओके। अगर मैं बोलूँ कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 88 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके 0.4 मोल्स थे तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, मोल्स लिख दो अपने पास, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है ना, तो H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 96 ग्राम अपॉन अपने पास 96 ग्राम ही इसका मास होता है, ठीक है, सॉरी 98 ग्राम होता है, गलती से हो गया, 98 ग्राम हो गया। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो इतना ही रखने देते हैं अपने पास, 96 अपॉन 98 मोल्स,
ठीक है ना, निकालने से मतलब है, ठीक है, आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बोला गया, तो इसका कैसे होगा, तो दैट विल बी 100/60 ग्राम। यूनिट ध्यान रखना, ग्राम ग्राम को ही लेना, तो मतलब 10/6 मोल्स हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देखोगे, तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, तो अब की बार ना ग्राम नहीं दिया हुआ है, अब की बार क्या दिया हुआ है भाई साहब, क्या दिया हुआ है, ध्यान रखो अपने पास क्या दिया हुआ है सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो एक काम करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे सर, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते थे, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/2 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H2SO4 निकालेंगे आप फिर से, तो नंबर ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो आपको फिर से वही पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स के पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आप इसमें डिवाइड कर दोगे, किससे, आप डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, 2.24 डिवाइड बाई 22.4 लीटर से, याद ना लीटर से लीटर को डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। आप अपना अपना करेक्शन कर लीजिए, देख लीजिए कितने सही हुए कितने गलत हुए। और चलो अब पहली बार कर रहे होगे तो प्लीज़ थोड़ा टाइम ले लो, अगर आप 11th में हो तो, लेकिन अगर आप 11th के बाद 12th में हो या 11th पढ़ चुके हो उसके बाद अगर टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा मतलब एक बार ना फास्ट करने की कोशिश करना और ट्राई करना कि बेसिक्स, अगर आपको कैल्शियम का मास याद नहीं हो रहा तो भाई थोड़ा सा उस पर वर्क करना, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना विद इन सेकेंड्स होते हैं, विद इन सेकेंड्स करने हैं। मतलब देखा 88/40 में, मैं पहली बार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो इसलिए मैं ऐसे लिख लिख के कर रहा हूँ, अगर तुम्हें पता ऑब्जेक्टिव करोगे तो इतना सजा के थोड़ा नहीं लिखना है भाई, ऑब्जेक्टिव करने के लिए तो सीधा सीधा डायरेक्ट डिवाइड करो। और डिवाइड भी क्या करना, मैं तो सीधा, अगर 44 का टेबल पता है आपको, 4 इतना तो सिंपल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। प्लीज़ भाई साहब जो लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हो ना इसकी, थोड़ा सा भाई अलर्ट हो जाना यार, ठीक है ना, कि 11 टू जा और ये 22 टू जा, फिर 11 से ये 2 इस तरह निकालते हो, तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं आता, इसका मतलब ये है कि तुम आता तो होगा बट एग्जाम में टाइम वेस्ट कर रहे होगे कैलकुलेशन करने में, तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने की आदत डालो। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो 4-5 महीने 10 महीने बाद अपना आराम से एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सबने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, अगर नंबर ऑफ मोल्स में ग्राम दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करना है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिए हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है, और अगर वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना है, हो जाएगा। अब फिर मैं थोड़े से क्वेश्चंस कुछ और कराता हूँ क्योंकि थोड़ा कम भरोसा है, तो आप लोगों के ऊपर फिर से देखो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहाँ ना मैंने तुमसे मोल्स पूछा ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ना इलेक्ट्रॉन्स बताओ, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स बताओ। अब बताओ यार, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं शायद, तुम सोचोगे सर कैसे निकलेगा, अरे कुछ नहीं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल दे, कितना हो जाएगा 7/28 हो जाएगा क्या, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो 1/4 मोल्स हो जाएगा, 1/4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। और 1/4 मोल्स आ गया नाइट्रोजन का, तो आपको ही पता है नाइट्रोजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन सर, एक एटम में कितना होता है अपने पास, एक एटम में अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक एटम में इतने हो गए, तो N2 में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सर एक एल मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में एन इसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप एग्ज़ाम में बैठो तो इतना लिख लिख के नहीं करना, आप फास्ट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, पक्का हो जाएगा, निकालते रहो। जैसे यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए, तो यहाँ पे ना इसका मास, अब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सुक्रोज का मास ना तो 342 ग्राम होता है, ठीक है, 342 ग्राम अपने पास कैलकुलेट करेंगे आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, तो आप क्या करोगे सर, ये ना फिर से निकाल लो, इसका ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 3.42 ग्राम अपॉन 342 ग्राम, जहाँ तक मुझे दिख रहा है 10⁻⁻2 मोल्स आ गए इसके, 10⁻⁻2 मोल्स आ गए, ठीक है, 10⁻⁻2 मोल्स ऑफ किसके आगे C12H22O11 के। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो पहले तो मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं हम लोग, Na मॉलिक्यूल्स हो गए इसके। अब एक काम करो, प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे भाई, C12H22O11 के, तो एक काम करते हैं, जब भी एग्जाम में लगे ना तो एक काम करो, साइड से अपने पास ना कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एक काम करो, कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं 6 × 12 पक्का, प्लस हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं भाई साहब 1, तो 1 × 22, और अगर तुम ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं 8 × 11, तो ये कितना हो गया 76, प्लस भैया ये 22, प्लस ये कितना हो गया 88। सॉल्व करोगे तो 88 + 22 अपने पास हो कितना जाएगा 110, और प्लस 72, ठीक है 72 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अपने पास
हाँ 182 हो जाएगा। तो 182 हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं, 182 प्रोटॉन्स हो रहे हैं। इतने प्रोटॉन्स हुए तो ऑब्वियसली इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो 182 इंटू 10⁻⁻2 एन प्रोटॉन्स, इतने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब प्रोटॉन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन का और हाइड्रोजन का नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें ही पता है कि भैया प्रोटॉन प्रोटॉन है, वो हाइड्रोजन का कार्बन का प्रोटॉन नहीं होता। हाँ अलग अलग एटम्स निकाल सकते हो कार्बन हाइड्रोजन के, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सबके बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल के दिखाओ। अभी हम रियल क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्चुअली ये बस भूमिका बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम अगले क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। अब मान लो तुम्हें कोई ये क्वेश्चन दे दे, तो अब सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन दे दिया, जिन लोगों को ट्राई करना है वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई करो इसको, देखो विदिन 1 मिनट आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, विदिन 1 मिनट आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मान लो किसने बोल दिया कि सर ये बताओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने लूज़ कर दे तो भाई एक काम करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लें, कितना हो जाएगा 88 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, और यहाँ से कितने आ जाएंगे 2 मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। और 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई साहब, तो मेरे पास मुझे पता है कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाता है। अब एक काम करो, CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एक काम करो, कितने मॉलिक्यूल्स लूज हुए, लॉस्ट मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास, लॉस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे, तो लॉस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे हमारे पास, दैट विल बी 3.011 इंटू 10⁻23। एग्जाम में देख लो ऊपर दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, रिमेनिंग कितने रहेंगे, इतने तो तुमने लूज़ कर दिए, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने रह जाएंगे एग्जाम में। तो अब भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बचपन में सिखाया गया है, तभी आप इस लेवल तक आए हुए हो, तो आपको ये पता है कि किस तरह करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12.044 इंटू 10⁻23 माइनस 3.011 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 कॉमन ले लोगे तो ये 12.044 माइनस 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे कर लेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस ना नंबर ऑफ मोल्स में खूब आएंगे, मतलब करते रहो, भरपूर बैठ के करते रहो, जितना टाइम वेस्ट कर सकते हो। वेस्ट नहीं बोल सकते, इसको प्रैक्टिस करने की बात बोल सकते हैं। जो लोग अभी नए हैं, जिनको लगता है कि ये मेरा टॉपिक वीक है ना, उस पर खूब सारे क्वेश्चंस करो। अभी ये क्लास में मैंने खूब सारे क्वेश्चंस करा रखे, तो मतलब ये मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ घर पे अगर कोई और बुक नहीं कर पा रहे हो तो इसी को प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, बार बार करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ फिर से क्वेश्चन दे रखा है भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फिर से मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकाल सकते हो। एक टाइप से आपका रिवीजन भी करवा रहा हूँ साथ साथ में, अभी पढ़ाया उसी को रिवीजन भी बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो सर ये भी निकाल दो अपने पास, 10⁻20 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये अपने पास कैंसिल 10⁻³ मोल्स हो जाएंगे। तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हमें डिफरेंस होगा नहीं। मोल्स ऑफ H2SO4 ये सब चीज़ें अब आप विद इन सेकेंड्स निकालने की कोशिश करो। जो लोग भी अभी शुरू से देख रहे हो प्लीज़ आप लोग ट्राई करो, क्योंकि अब विद इन सेकेंड्स आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा सर, ये फटाफट कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जल्दी। एग्ज़ाम में एक डिफरेंस कैलकुलेशन भी कर देता है, तो ध्यान रखना अपने पास 5 मोल्स हो जाएंगे इसके भी। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे। कैसे हुआ, थोड़ा मैंने फास्ट कैलकुलेशन करा, 10⁻23 जाएगा तो ये 10 बच जाएगा और 10/2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो अपने पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ था। ये क्या है, 36 AMU है। AMU का मतलब सर क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाओगे। आपको पता है वाटर में 18 AMU किसको रिप्रेजेंट करता था, 18 AMU रिप्रेजेंट्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 H2O, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता था ना। तो 36 में कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ कि सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और 2 मॉलिक्यूल्स में एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल जो है पानी का, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो सर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो देख लो अब हम तोड़ना भी शुरू कर चुके हैं ना, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर H2 है, H2 में क्या है, एक और मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे 4। वही फिर से वही कि एक पेन का प्राइस 5 रुपये है, तो 10 पेन का कितना हो जाएगा 50। सिमिलरली लेकिन यहाँ पे देखो 36 ग्राम है ना,
तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। क्यों कि सर ये देखो 36 तो दोनों का सेम ही लग रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 यहाँ निकाल सकते हो कैसे, तो 36 अपॉन सर 18 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 मोल्स हो गए किसके, H2O के। और 2 मोल्स ऑफ H2 आ गया तो 2 मोल्स ऑफ H2O किसके इक्वल हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये इतना हो जाएगा 2 टाइम्स Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और 2 टाइम्स Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कितने एटम्स हो जाएंगे, तो सर एक मॉलिक्यूल में H2O के कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो सर 2 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो सर 2 टाइम्स 2 Na एटम्स ऑफ, साथ साथ में करने की कोशिश कीजिए। तो जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ साथ में करने की कोशिश कीजिए 1 टाइम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो इसलिए अपने पास इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्का। तो ये नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो ट्राई करना ये सब चीज़ें करने की, कि आप ट्राई कर सकते हो मैक्सिमम करने की। अब जैसे देखो थोड़ा सा ना और मूल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट क्या मतलब, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट ये क्वेश्चंस आते हैं भाई, तो क्या करूँ, अब थोड़ा सा क्लास में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे ये देखो मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स का बोल दिया, अब बताओ ये कैसे निकालूं, तो सर कुछ नहीं, सर मोल कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। आपने क्या पढ़ा है कि सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास, आपने ये पढ़ा हुआ है कितना होगा वाटर का, मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर वाटर लूँगा, अगर मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेता हूँ तो इसका मास कितना होता है 18 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 18 अपॉन एवोगाड्रो लिख देता हूँ, बार बार कौन लिखेगा, तो ये 3.011 इंटू 10 की पावर 20, तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 2 हो जाएगा, ये 9 हो गया, और 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 9 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम हो जाएगा। एंड दैट वी कैन राइट इट एज 9 मिलीग्राम, मतलब 9 मिलीग्राम लिख सकते हो आप, उसको मिली भी लिख सकते हो ना, मिलीग्राम भी लिख सकते हो। 10 की पावर 1 मिलीग्राम इज 10 की पावर -3 ग्राम। तो ये देख लेना अपने पास, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मतलब अब थोड़े से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मज़ेदार आने लगेंगे कि यार क्या करना है अपने पास। अच्छा देख लो कैसे किया, तो यही मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स निकालने ना, तो आपको मोलर मास का मतलब क्या पता था, मोलर मास तो यही पढ़ा था ना कि सर 18 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास 18 U था, और GAM क्या था कि सर एक मोल का मास कितना था 18 ग्राम था, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 18 अपॉन Na, तो इतने मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा, ये निकाल दो। अब इसी पे चाहो तो और ज़्यादा मज़े ले सकते हैं, कैसे, तो जैसे मैंने ये पूछ दिया तुमसे, एक काम करो एक मॉलिक्यूल का मास बताओ क्या होगा, अरे भाई सर सिंपल सा, अभी क्या पढ़ा आपने कि सर Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना है वाटर का, Na मॉलिक्यूल्स का वाटर का मास कितना हो गया 18 ग्राम हो गया, तो 18 ग्राम हुआ तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 18 अपॉन Na हो गया, तो मतलब अपने पास 18 अपॉन Na आ जाएगा। किसी का भी बोला जाए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस बोला जाए तो भैया C6H12O6 का कितना मास होता है, C6H12O6 का मास कितना होता है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 180 ग्राम। तो 180 ग्राम कितने मॉलिक्यूल्स का है सर, कितने मॉलिक्यूल्स का है, Na मॉलिक्यूल्स का है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा 180 अपॉन Na। तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो अपने पास, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 का मास निकालना है, तो आप ऐसे करो। अब इसको ना तुम फार्मूला में लिखवाना चाहो तो फार्मूला भी लिखवा देता कि यार एक देख लो ये फार्मूला होता है। अब यार ये तुम रटो मत इसको बैठ के ना, क्योंकि देखो फार्मूला अगर पहले लिखवा दूंगा ना तुम उसको रटना शुरू कर दोगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई चीज़ रटी जाए, इनऑर्गेनिक में थोड़ी बहुत बोली जाएगी वो रट लेना, लेकिन यहाँ मत रटने की कोशिश करो भाई। क्या होगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे देखो जैसे अब कोई सिंपल सा फॉर्मूला बोल रहे हैं क्या है, तो तुम खुद ही कंपेयर कर लो। मैंने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, तुमने क्या किया सर 180 अपॉन Na कर दिया, क्यों किया, तो सर ये मोलर मास था डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर कर दिया। मैंने बोला नहीं वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो क्या किया सर 18 अपॉन Na कर दिया, तो ये सब क्या है मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर है। अब यही तुम फार्मूला रटना चाहो रट लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास किसी का बोला जाए तो कुछ नहीं मोलर मास अपॉन Na बोल दिया जाए। अरे नहीं रटना है ये सब चीज़ें ना, फार्मूला वार्मूला इतना मत रटना कि बाद में जाके खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल सा डिपेंडेंसी मत बनाओ, अपने का काम करो। जैसे यहाँ बोला कि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालो, एक एटम का मास निकालो, तो एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि Na एटम्स का मास कितना होगा ऑक्सीजन का, Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम होगा। ये अगर पता है तो एक एटम का कितना हो जाएगा 16 अपॉन Na हो जाएगा। अब ये फालतू का फॉर्मूला रटोगे, पता चला डिवाइड मल्टीप्लाई में ऐसे कन्फ्यूजन रहता है ज़िंदगी में, इतनी सारी चीज़ें हैं, पता चला ये भी जाए गलती कर रहे हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि सर 16 ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है सर, एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है।
1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं उससे सॉल्व कर लूँगा अपने पास, काहे का इसमें टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो ट्राई करना सब लोग, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है, 1 मोल पढ़ लिया है, 1 मोल की मीनिंग क्या होती है, 1 मोल के क्वेश्चंस, 1 मोल की चीज़ें कैसे कैसे करते हैं। अब देखो तो यहाँ पे ना बहुत वही फिर सेम चीज़ थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ग्राम एटम के साथ लगा हुआ है, अगर ग्राम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज हो रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को या एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो वही सेम चीज़ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ग्राम एटम के साथ लगा हुआ है तो मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल दिया हुआ है तो मास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे उसमें अगर नॉर्मल दिया है तो मास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हो आप, तो निकाल लो 5/12 निकाल दो मोल्स ऐसे करके। जैसे यहाँ देखो 10 ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मतलब ये मोल्स हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के आगे लगा है, प्रीफिक्स के फॉर्म में लगा है। लेकिन अगर नॉर्मल 10 ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो ये मतलब मास दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस है अपने पास पक्का सर, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। आप ट्राई कीजिए 10 मोल है तो 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 10 × n। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाला तो 10/18, दोनों में डिफरेंस है। अब एग्जाम में चाहेगा तो पूछ सकता है बताओ किस में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो पता चला तुम तो बोलोगे अरे सर सेम ही तो है, 10 ग्राम और 10 ग्राम। अरे भाई नहीं, ये ग्राम और ये ग्राम सेम नहीं है, ये ग्राम मॉलिक्यूल के आगे लगा है इसलिए मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट जल्दी बनेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ पढ़ने का कुछ फ़ायदा है। सोचो इतनी छोटी सी चीज़ करी फिर लगेगा अरे क्यों आ रहा है इस पर क्वेश्चन। अभी का क्वेश्चन दिखाता हूँ 2020 का क्वेश्चन, मतलब इसने पेंडेमिक में इस तरह क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सोचो कितना ईजी क्वेश्चन पूछ रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने। अब एटम्स कैसे निकालोगे, अच्छा दूसरी बात यहाँ सब ना ये एटम दिया है, यहाँ एक मॉलिक्यूल दिया है तो अलर्ट रहना, और यहाँ पे भी अपने पास अच्छा देख लो, कुछ लोगों को लगता है ना सर मैं तो एटॉमिक मास भूल जाता हूँ, मुझे देख लो एग्जाम में मिल जाता है लिख के ना, तो तुम टेंशन मत लो। इसका बताओ पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट अब एग्जाम में बैठे हो तो तुम लिखने का टाइम नहीं है, तो इसके इतने मोल्स हो गए, और तुम्हें पता है एक ये मोल्स ऑफ Ag हो गए। अब बताओ तुम खुद अभी थोड़ी देर पहले सीखे हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/108, इतने मोल्स, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतने एटम्स होंगे क्या Ag के, पक्का। अब एग्जाम में मैं इतना बार बार नहीं करूँगा, मैं सीधा वैसे लिख रहा हूँ 1/24 × Na एटम्स हो जाएंगे किसके, Mg के, जो पढ़ा है उसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब देख लो ये O2 है तो इसमें क्या होगा 1/32, लेकिन इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको मैं देख लो 1/32 × एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूल्स आ गए, और मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/16, और इसको करूंगा तो कैसे आएगा, तो 1/7 Na आ जाएगा। देख लो मैथ्स के अपने थोड़ा सा बेसिक मैथ लगाओ, 1/24 1/108, Na सब में कॉमन है, तो सबसे अपने पास बड़ी वैल्यू कौन सी है यार, एक को 7 से डिवाइड करोगे, एक को 16 से डिवाइड करोगे, एक को 32 से डिवाइड करोगे, 108 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 1/7 इज ग्रेटेस्ट वन। तो क्या करोगे इसमें, डी इज द आंसर, आपका क्या आ जाएगा, डी इज द आंसर। तो ये विद इन सेकेंड्स आप करने की कैपेबिलिटी रखा करो तब जाके मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम होंगे, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा मैं, खुद से सोचो, वीडियो पॉज करो, ये सब क्वेश्चंस 1-1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करो, 1-1 मिनट के अंदर कोशिश करोगे तो जाके होंगे अपने पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा होंगे, तो एक काम करो ना यार, पानी का तुम्हें पता तो है कि 18 ml मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी सेम होती है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया सर, 1 मोल हो गया। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स सर, अब ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, Na मॉलिक्यूल्स हो गए इसके केस में। अब ए के केस में, इसके केस में कितने हो गए यार, देख के पता चल रहा है कितना हो जाएगा, 0.018 नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे तो मतलब अब देखो मैं तुम्हें कराने के लिए ऐसे करा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी देख के पता है कि 0 कितना आ जाएगा 0.1 मोल्स, तो ये मुझे पता है कि बी ऑप्शन तो ए से कम ही होगा। इसका देख लो इतने लीटर्स ऑफ वाटर, तो फटाफट निकाल लें कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, देख लो 0.0024/22.4 लीटर। तुम्हें भी पता है कि यार 1 मोल से तो कम ही होगा, काट दो इसको, एग्जाम में इतना टाइम नहीं बोलना। 10⁻³ यार सबसे आंसर सही तगड़ा कौन सा है, ए हो जाएगा। तो एग्जाम में ना फास्ट जरूरी नहीं कि हर एक बार एकदम बेवकूफ़ गधों वाला काम नहीं करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करके निकाल रहे, अबे निकाल लिया हो गया काम खत्म, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। कैसे करा था थोड़ा फास्ट देखो, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि आपको बार बार ये बेसिक डेफिनेशन क्यों आनी चाहिए, 18 ग्राम वो ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, आपको डेफिनेशन क्यों आनी चाहिए, उसका रीज़न होता है क्यों, क्योंकि जैसे इसने एक क्वेश्चन दे दिया, अब देखो डर जाओगे देख के कि सर ये देखो आपने तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चेंज कर दी। अब बताओ ज़िंदगी में यही तो मान के चले थे तुम कि एवोगाड्रो नंबर सर यही तो हमने रट लिया था कि 6.022 10⁻23, इसने क्या बोला कि भाई ये 6.02 10⁻23 के बदले क्या कर देंगे, इतना कर देंगे। अब बताओ
सर अब क्या करें, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये सब तो हमने पढ़ा था कांस्टेंट होता है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने बताया ना एवोगाड्रो नंबर की वैल्यूज फ्लक्चुएट हो सकती हैं। अब बोल रहा है कि चलो मान लो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब दिस वुड चेंज क्या, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखो 1 मोल को तुमने क्या डिफाइन किया था अपने पास कि सर 1 मोल क्या होता है अपने पास, 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, अब हमें पता चल गया कि सर पहले कितना था, तो अब 12 ग्राम कार्बन जो है अपने पास, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन जो होगा मतलब मास ऑफ 1 मोल, हम एक काम करते हैं मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, तो मास ऑफ 1 मोल कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना है, कार्बन का 12 ग्राम है, ठीक है। 12 ग्राम में पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे अपने पास, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे, पक्का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इतने थे, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर तुमने चेंज कर दिया, अब एवोगाड्रो नंबर तुम क्या बोल रहे हो कि सर अब ना है ना अपने पास, अब एवोगाड्रो नंबर जो है वो चेंज हो गया, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6.022 इन 10⁻23 एटम्स का मास कितना था, 12 ग्राम। तो अब तुमने क्या बोला कि सर अब ना एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, अब आपने मोल्स को कैसे डिफाइन कर दिया, इतना डिफाइन कर दिया, तो इतना क्या हो जाएगा 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20, तो ये 6.022 कैंसिल, तो ये 23 ऊपर जाएगा, तो 12 इंटू 10⁻³ ग्राम्स आ जाएगा। अब तुमने एक मोल किसको डिफाइन कर दिया, इसको, तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा कार्बन का, 12 ग्राम ना होकर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻³ ग्राम। कैसे निकाला, तो सर एक बात बताइए, एक मोल का मास 12 ग्राम था, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स थे, तो इतने पार्टिकल्स का मास 12 ग्राम है, तो इतने पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³। तो चेंज हो गया, मतलब पहला ऑप्शन तो होगा ही, पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आगे का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे का ऑप्शन चेक कर लीजिए, आगे का ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन द बैलेंस्ड। अरे भाई काहे का चेंज होगा यार, तुम बताओ, मान लो ये तुमने रिएक्शन लिखी N2+3H2 गिव्स 2NH3, तो एक बात बताओ, अब इसमें एवोगाड्रो नंबर तुमने चेंज भी कर दिया, तो रेशियो क्यों चेंज होगा, अभी भी 1:3 ही रहेगा ना। अगर 1 मोल में तुम कुछ भी चेंज करो, मान लो पहले Na ले रहे थे, तो अब 6Na 3Na ले रहे हो, अब Na की वैल्यू कुछ भी हो, x के बदले y हो जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो अपने पास रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो बेवकूफ़ बना रहा है, सेकंड ऑप्शन काट दो, ठीक है एग्जाम में। थर्ड ऑप्शन रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, अबे वानी में काहे का चेंज होगा, किसी भी चीज़ में क्यों चेंज होगा, बस आपने डेफिनेशन ही तो चेंज करी है, तो सी भी काट दो। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, अब यूनिट्स ऑफ ग्राम, मास की डेफिनेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो मास पे फ़र्क पड़ेगा, बट डेफिनेशन ऑफ मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, डेफिनेशन ऑफ मास तो मास की डेफिनेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, ये तो मोल्स में चेंज कर रहा है, तो उससे हमारा मोलर मास का फ़र्क पड़ेगा, बट डेफिनेशन ऑफ मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अपना आंसर डी भी कैंसिल आउट हो गया। तो एग्जाम में ऐसे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, लेकिन हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस जब ऑब्वियस इस तरह क्वेश्चन देखते हो, थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार और ऑप्शन भी चेक कर लो, तो थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा टाइम दे सकते हो आप। अब देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, फिर से अगेन छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फटाफट क्या आ जाएगा 1/18, कितना आ गया 1/10, एन निकाल दो, ठीक है, आ जाएगा ये 18/18, तो ये कितना हो गया एन आ गया, ये अपने पास देख लो, तो 18 मोल्स बोल दिया, तो 18 इंटू डायरेक्ट एन कर दो, 18 मॉलिक्यूल्स बोल दिया, अब यार सीधा सीधा आंसर सी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो फिर फटाफट आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये देख लो अपने पास, सिमिलरली इसका क्या आ गया 18 मोल्स आंसर आ गया, इस वाले का भी आंसर मैंने टिक कर दिया, ये हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे जब भेजूंगा तो उसमें से आप डाउनलोड करके फिर से एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, क्या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, तो सीधी सी बात है, फिर से इसमें 2 मोल्स दिख रहे हैं, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप पीछे प्रैक्टिस करते तो आपको पता चल जाता, 2 मोल्स मतलब 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने हैं, तो सर ओजोन है, ओजोन में क्या होता है 48/48 ही है, तो 1 मोल है तो 1 Na हो जाएगा, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें कितने होंगे, तो सर ये 4 मोल्स हो गया, 4 मोल्स ऑफ H2 है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए सर 4 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। चलो भाई अभी तक तो ये जीत रहा है, 64/64, तो ये भी Na हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन जीत रहा है, सी पार्ट जीत रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा अपने पास कि इस तरह क्वेश्चंस कितने फास्ट कर सकते हो। अगर आप 44 को, अच्छा यहाँ पे हाँ ये गलती करी मैंने, 1 मोल होगा ना, हाँ 1 मोल, ठीक है 1 Na होगा, ठीक है 44, तो बस सीधी सी बात है, फिर तो आई थिंक सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट देख लो, गलती नहीं करनी है इस तरह की,
जैसे देखो अपने पास नंबर ऑफ एटम्स पूछा 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस कोई भी हो सकता है, तो ट्राई एटॉमिक गैस है, उसका इतना मोल्स लिया हुआ है, तो 0.1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 0.1 एन मॉलिक्यूल्स हो गए। और ट्राई एटॉमिक गैस है, मान लो कोई भी गैस है, मान लो कोई भी ऐसे, मान लो X3 है, कोई गैस है, तो उसके अंदर कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, एटम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एन हो जाएगा। अब फटाफट पुट कर लो, 0.1 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, और मल्टीप्लाई करके 3 से देख लो, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर जो मुझे दिख रहा है, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.806 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए इस पर कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ट्राई करना कि ये सब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ करा था कि आपको बार बार ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, फटाफट निकालो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह निकालेंगे, तो फटाफट ट्राई कीजिए। 18 ml है, 18 लीटर है सॉरी, तो 18 लीटर मतलब कितना हो गया 15/22.4, ये मोल्स आ गए, और मोल्स का मतलब क्या हो गया, कितना हो गया 15 × 22.4 इंटू एन कर दो। अब देखो दो चीज़ें हैं, आप ना बार बार क्वेश्चंस को पूरा लंबा चौड़ा निकालना चाहो तो करना चाहो, अदरवाइज मैं तो ऐसे करने की बोलूँगा कि आप ऐसे करके चेक कर लिया करो। 0.5 ग्राम से हाइड्रोजन गैस के, तो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2 ग्राम, तो ये कितना हो गया, इसको एन से मल्टीप्लाई कर लो। और ये 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में क्या करो 10/32, मतलब 1 मिनट 10/10/32 कर दो, तो ये 10/32 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो एन से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबके दिख रहे हैं, आई थिंक जो भी आपको मैथ्स थोड़ी सी आप देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये सब 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है, लेकिन हाँ इसमें सबसे ज़्यादा दिख रही है मुझे 15/22.4, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। पूरा कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो थोड़ा सा बेसिक रेशियो लेके भी कर सकते हैं, एन तो सब में कॉन्स्टेंट है, कर लो अपने पास, ठीक है। दूसरी चीज़ देख लो यहाँ पे दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, प्लीज़ आप अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट कीजिए कि आप विद इन 1 मिनट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा किस में होंगे, तो इसमें देखो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें कितने होंगे, तो अगेन 7/28, ठीक है एन, इसमें कितना होगा 16/NO2 का मास कितना हो जाएगा 46, मतलब कैलकुलेट कर लो 14 + 32, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा 2/2 इंटू एन, और ये कितना हो जाएगा 16/32 इंटू एन। आई थिंक ये 1 हो गया, बाकी सबकी वैल्यू 1 से कैसे लेस है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर लो। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत डरावना सा दिखने में लग सकता है कि सर ये देखो अपने पास ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आपने पता नहीं ये तो बताया ही नहीं क्या है। ये क्वेश्चन देख लो, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस इज 6.02 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा, अरे कुछ नहीं भाई, डेंसिटी का अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कोई भी वर्ड ऐसे यूज़ कर रहे ना, यूनिट से पकड़ लो अपने पास, फिर इसका यूनिट एंड डायमेंशन लगा लो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब कुछ नहीं, इतने सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम मास है उसका, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम मास है। रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो शायद सबको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाता है, πr² इंटू एल हो जाता है, मतलब हाइट जो भी लेना है, तो लेंथ दिया हुआ है, ये निकाल लो अपने पास। अब यहाँ पे πr² एल निकालोगे। अब एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल का अपने पास, एक एटम का क्या हो गया अपने पास, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस आ गया, वॉल्यूम ऑफ वायरस आ गया अपने पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है तो मास अब निकाल सकते हो, थोड़ा सा करोगे तो मास आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। देखो कैसे करोगे, अब थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं, तो इसमें ना πr² एल करोगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तुम्हें स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, मतलब सर वॉल्यूम पता है, तो एक काम करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम अपॉन मास, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे सर, मास आ जाएगा, मास आ गया, कितना आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऐसे करके निकाल दो। अब जैसे ही मास आ गया, तो ये मास अपने पास देख लो, मास कितने पार्टिकल्स का आया, ये मास ऑफ 1 पार्टिकल आया ना। तो एक काम करो, मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करते हो आप, किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, इसने बोला है कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मोल्स में निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना आया, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना, मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने न्यूमेरिकल, मतलब होता है ना सामने वाले का, थोड़ा सा तुम लोगों का अगर मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपका एक टाइप से न्यूमेरिकल चेक किया जा रहा है, अदरवाइज कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। आपको वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उससे मास निकाल लीजिए, वो एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, एक वायरस पार्टिकल का मास आ गया, और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास एक टाइप से सिंपल सा बेसिक चीज़ कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का जो आंसर आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 20 का ये आ जाएगा, अपने 15.4 kg आएगा। एक बार आप करेक्शन करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन में बता दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, सेंटीमीटर अपने पास ना क्यूब पढ़ लेना या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको बोल रहा है कि एनटीपी पे कितने पार्टिकल्स एटम्स होंगे या क्या होंगे। तो एक काम करें, इसका ना पहले ये निकाल लें, 22.4 लीटर से डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लीटर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, सेम यूनिट में, तो 1000 मतलब 1/22,400 अपने पास डिवाइड करेंगे। अब इतने तो मोल्स हो गए इसके, अब इतने मोल्स हो गए तो ये बोल रहा है कि बताओ कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक काम करो ना, अपने पास ये 1/22 ये आ गया, इतने मोल्स हो गए। तो एक काम करते हैं, एटम्स निकाल मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो शायद मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो तुम्हें पता है कितना आ जाएगा, Na टाइम्स 22400 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। अब एक काम करते हैं, एटम्स निकाल लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में N2O के कितने एटम्स हैं, 3 हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3Na/22400 मॉलिक्यूल्स एटम्स आ जाएंगे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, Na को तुम्हें पता है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी चेक कर लेते हैं, तो N2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सर N2O में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 और इंटू 2 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8। तो ये भी देख लो अपने पास कितना आ रहा है, 7 × 2 और प्लस 8 तो 14 22 आ रहा है, और 22 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने एटम्स में, इतने मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल में 22 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 इंटू Na/22,400 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका सी ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो सी ऑप्शन भी आ जाएगा अपने पास ना, तो 28 का अपने पास सी ऑप्शन भी आ जाएगा। तो अच्छा इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज टिक कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना अपने पास बेसिक अपने पास कि हम लोग कैसे कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है कि इस चैप्टर में आपको परेशान कर सकता है, बट इतनी भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अब थोड़ा सा देख लीजिए, और वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया आपके लिए क्वेश्चंस, तो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन ट्राई भी कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपने पास कि हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या है सर, कि हीमोग्लोबिन ना आयरन को कंटेन करता है बाई वेट इतना। अब एक बात बताओ, मतलब 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन लूँगा तो फास्ट करो अपने पास, तो कितना होगा उसके अंदर, 334 ग्राम ऑफ आयरन होगा, पक्का। अब एक बात बताओ, उसने बोला है कि सर मॉलिक्यूलर मास कितना है, इतना है, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 100 ग्राम में, अगर इतना है तो इस इतने ग्राम में 67,200 ग्राम में कितना हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाने आता है, मतलब इकाई दहाई लगाने आता है, तो एक काम करें, सिंपल सा ऐसे लगा सकते हैं ना हम लोग क्वेश्चन करने को, 100 ग्राम में सर 0.334 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 0.334 अपॉन अपने पास कितना हो जाएगा 100, और अगर 67200 के बारे में बात करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 0.334 अपॉन 67200 इंटू कितना हो जाएगा, हम लोग बात करें तो सॉरी 100 अपॉन 67200, तो यहाँ से नंबर ऑफ मास ऑफ आयरन आ जाएगा कि सर इतना आयरन प्रेजेंट है। इसका मास निकालेंगे तो आपके पास जो मास आएगा, ठीक है, वो अपने पास मास हो जाएगा 224 ग्राम हो जाएगा, ठीक है 224 ग्राम। और आपको पता है कि एक आयरन का मास कितना दिया हुआ है एग्जाम में 56, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हो जाएंगे सर 224/56, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा अपने पास। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस टॉपिक में, लेकिन हाँ ये है कि यार फिजिकल केमिस्ट्री करोगे तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें और पूछी गई हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस और अटैच कर रहा हूँ आपके साथ, तो ये प्लीज़ आप क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चंस बाकी के आप ट्राई कीजिएगा। इसमें देख लीजिए अपने पास, तो ये सेलेनियम का ना मास परसेंटेज दिया हुआ है कि कोई इंजाइम है उसका परसेंटेज दिया हुआ है कि सेलेनियम में परसेंटेज दिया गया है कि भैया कोई अगर इंजाइम है उसके अंदर अगर 100 ग्राम इंजाइम लेते हैं, 100 ग्राम इंजाइम लेंगे तो उसमें जो है अपने पास 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम होगा, ठीक है। अब ये चीज़ दी गई है। अब एक बात बताओ, 100 ग्राम इंजाइम में 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम होगा, तुमने एक चीज़ पढ़ी है, कभी भी किसका फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है क्या कि Na 0.3 ऑक्सीजन 2, ऐसे तो नहीं पढ़ना, पॉइंट में कोई एटम नहीं एग्जिस्ट करता, तो मतलब सब के सब क्या होंगे, पॉइंट्स में नहीं होंगे, और वो क्या होगा, कम से कम एक एटम तो मिनिमम होगा ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और वो कैसे लगाते हैं, तो सर 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ एंजाइम में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ एंजाइम में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे अपने पास 100/0.5, आपका मिनिमम एक एटम होगा, तो एक एटम का मास कितना है सर 78.4, तो 100/0.5 इंटू 78.4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल सबसे मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ क्या आ जाएगा
एंजाइम आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास जो भी वैल्यूज़ दिख रही है 5 से 78 करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 15 पॉइंट समथिंग। तो आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो ये डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 5 से 784 आप रिएक्शन करें डिवीजन करेंगे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट करके एक बार वेरीफाई कर लेना। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कम से कम एक आइटम लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट आज फिनिश करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं, बेसिक मोल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब अगली क्लास से हम लोग सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट के चीज़ें हम सॉल्यूशन में देखना शुरू करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस देखना शुरू करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है। ठीक है, तो आराम से अगर कुछ लगता है मैंने थोड़ा सा, हो सकता है लंबी वीडियोज़ है तो हो सकता है मैंने कुछ गलती से कुछ भूल दिया हो, कोई आंसर मिसमैच हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं उसको करेक्शन करा दूंगा। अगर आपके कितने मार्क्स आते हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इन 15 क्वेश्चंस में आप यही बता सकते हो कि विद इन मिनट्स आप कितना कर पा रहे हो, ये सब भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कोई चैप्टर आपको पढ़ना है उसके लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार बता देना। ठीक है, और बाकी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि फर्दर वीडियोज़ आपको आती रहें, नोटिफिकेशन अपने पास बता देना। पीडीएफ जो है, इस नोट्स के पीडीएफ जो होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है आपको लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद सबको।